हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का पहला, यानी कि पहला प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आपको हम कुछ प्रश्न बताएंगे। आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग प्रश्नों को जल्दी से कैसे हल कर सकते हैं। इसकी जो सीट है वो आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, जिसको आप लोग एंड तक वहाँ सब पे जाकर फॉलो कर लें, ताकि आपको नोट्स वगैरह वहाँ से मिलते रहें। अब हम लोगों को केवल यहाँ पर आकर सीट सॉल्व करनी है, प्रश्नों को हल करना है। तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं आपके सीट का पहला प्रश्न। तो आपने इससे क्वेश्चन देखा होगा, तो आपका जो पहला प्रश्न था वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। पहला प्रश्न आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी का है। आप देख रहे होंगे कि आपको जो पहला प्रश्न लिखकर दिया गया उसमें कहा गया कि दो पासे उछाले गए और पासों को उछालने पर अंकों का योगफल जो है वो 7 या 9 होने की प्रायिकता पूछी गई। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि 7 या 9 होने की प्रायिकता हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। सबसे पहले मैटर आता है कि भाई एक डाइस होता क्या है, किस चीज को भाई हम कैसे काम करते हैं। अगर हम डाइस की बात करें बेटे, तो एक डाइस पर, एक पासे पर कुल मिलाकर ऐसे कुछ अंक लिखे होते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि एक पासे में कुल कितने फलक होते हैं। तो जैसे इस पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए हैं, तो हम कह देते हैं कि एक पासे में कुल 6 फलक होते हैं। ठीक भाई, अब जरा आगे की बात को ध्यान देते हैं हम लोग। अब उसने कहा कि दो पासे उछाले हैं। अब हमको 7 या 9 आने की प्रायिकता देखनी है। सबसे पहले किताबें क्या होती हैं, आपको प्रायिकता का एक फॉर्मूला बताती हैं। वो कहती है आपसे कि भाई संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ऐसे करके। ये हमारा मतलब नहीं है। हम जब भी कभी प्रायिकता की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है कारण बटे सापेक्ष। बस ऐसे। ये वो फॉर्मूला है जिसको हम कम से कम 10 से 12 चैप्टर में इस्तेमाल कराते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटे, कारण क्या होता है? कारण हम जिसकी बात करेंगे और सापेक्ष जिससे हम तुलना कराएंगे। तो आपको ये देखना है कि हमने बात किसकी की है और ये देखना है कि हमें तुलना किससे करना है। अब जरा हम ध्यान देते हैं। तो हमें कारण में बात क्या है कि 7 या 9 होने की प्रायिकता। हमको 7 हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो अब अगर आप जाते हैं ट्रेडिशनल तरीके पर, ट्रेडिशनल इन द सेंस किताबी तरीका, कठिन वाले तरीके, तो इससे हमारा पता नहीं होता है। जरा दो पासों का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। अगर आप दो पासों को उछालते हैं तो भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है, इससे ऊपर संभव भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं दो पासों को उछालने पर मैक्सिमम क्या, तो भाई मैक्सिमम आ सकता है 12। जरा समझिए, पहले वाले पासे का मैक्सिमम 6, दूसरे वाले पासे का मैक्सिमम 6, तो भाई दोनों का मैक्सिमम क्या हुआ 12। मतलब दो पासे उछालने पर 12 से ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं। और अगर यही हम बात करते कि भाई दो पासे उछालने पर मिनिमम क्या हो सकता है, तो पहले वाले पासे का मिनिमम 1, दूसरे वाले पासे का मिनिमम 1। तो मतलब दो पासे उछालने पर हमारा मिनिमम आ सकता है 2। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि अगर हम दो पासे उछालेंगे तो आपका जो योगफल है वो हमेशा 2 से लेकर 12 के बीच में रहेगा। ना 2 से कम हो सकता है, ना ही 12 से ज़्यादा हो सकता है। तो भाई अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे हम? तो भाई संभावनाएं क्या क्या बनी अगर देखें तो भाई आप समझ सकते हो कि 12 आ सकता है, 11 आ सकेगा, 10, 9, फिर 8 आ सकता है, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। अगर आप दो पासे उछालते हैं तो इतनी संभावनाएं, इतनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं कि भाई इतने योगफल आ सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात बेटे, जब आप 12 की बात करोगे कि 12 कितने प्रकार से आ सकता है, तो आप देखेंगे कि 12 आने का केवल एक तरीका है। केवल एक ही तरीका है जिससे 12 आ सकता है, अदरवाइज 12 नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप बात करो कि 2 कितने तरीके से आ सकता है, तो आप देखेंगे कि 2 के आने के भी एक तरीके हैं। अब एक बात समझिए जरा, मैक्सिमम था तो भी लास्ट में 1, एक ही तरीका। मिनिमम था तो भी लास्ट में 1, एक ही तरीका। अब आप क्या करो, इसको सीरियल से समझ लो। मतलब 1 पे आपने स्टार्ट भी करना है, 1 पे आपने खत्म भी करना है। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गिनती पढ़ ली जाए। जैसे 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब मैटर आया 6 के बाद। तो आप ऐसे नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि आपको वापस से 1 पे जाना है, मतलब फिर से कमी करनी पड़ेगी। जरा देखिए 6 के पहले 5, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2 और आपका सीरियल कंप्लीट हो गया। मतलब अगर कभी आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि 2 पासे उछालने पर आप 10 कितने प्रकार से बना सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 प्रकार से। कोई पूछ ले कि 5 कितने प्रकार से बना सकते हैं, आप बोलेंगे 4 प्रकार से। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब मैटर आता है प्रायिकता। तो प्रायिकता में हम देखते हैं कारण और सापेक्ष, बात किसकी करोगे और तुलना किससे करोगे। तो भाई आपने 2 पासे उछाले हैं, तो 2 पासे उछालने पर जो भी आपकी कुल घटनाएं हैं, टोटल इवेंट्स हैं, वो हो जाएंगी 6 की पावर 2 अर्थात 36। मतलब जो तुलना कराएंगे वहां पे टोटल 36 तरीके हैं, कुल मिलाकर 36 संभावनाएं बन जाती हैं इसमें। तो अगर हम नीचे की बात करें तो आ गया 36। अब मैटर आता है कि आपने ऊपर किसकी बात की। तो अगर आप ऊपर देखेंगे बेटे तो ऊपर है कारण। कारण इन द सेंस क्या बात हो रही है। अगर कोई पूछता कि भाई 7 आने की प्रायिकता, तो आप ढूंढते इसमें 7 कहाँ पर है, ये रहा। 7 के लिए तरीके कितने? 6। तो आप ऊपर लिख देते 6, आंसर हो गया। कोई कहता भाई 9 आने के तरीके, तो 9 के लिए कितना? 4। अब आपने देखा 4 ऊपर है, उठा के 4 ऊपर रख दिया, आंसर हो गया। 2 पासे उछालने पर अंकों का योगफल 4 आने की प्रायिकता, तो भाई 4 के लिए कितना है? 3, आपने 3 ऊपर रख दिया। 2 पासे उछालने पर अंकों का योगफल 11 आने की प्रायिकता, तो भाई 11 के लिए कितना है? 2, आपने उठा के 2 ऊपर रख दिया। और आपको जितने भी आंसर चाहिए वो सारे आपको यहाँ से मिलते चले जाएंगे। अब देखिए उन्होंने कहा 7 या 9, तो 7 या 9 का मतलब क्या हुआ? या तो 7 आएगा या तो 9 आएगा, दोनों में से कोई आएगा, मतलब दोनों ही तरीके काउंट होंगे। तो जरा समझिए, अगर हम 7 को देखें तो 7 के लिए कितने तरीके? 6। फिर 9 के लिए देखें, 9 के लिए कितने तरीके? 4। तो अगर देखा जाए तो 7 या 9, तो हमारे पूरे तरीके कितने हो गए? 6 और 4 10। देखिए 6 7 के लिए, 9 के लिए 4, तो पूरे तरीके 10 और नीचे कितना? 36। भाई आप देखेंगे 2 से कट रहा है, अगर आप इसे 2 से काट लेते हैं तो आपका आंसर हो गया 5/18। और ये हो गया आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। तो भाई उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। सब लोग क्या करेंगे, इसको जरूर से याद रखेंगे, और याद रखने में कोई भी मुसीबत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, चाहे मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, गिनती स्टार्ट की है 1 से, ये है आपका मिडिल पॉइंट बीच का, मतलब 1 से लेकर 6 तक जाओ और फिर वापस आ जाओ, मतलब पेपर में प्रश्न करने पर बड़ी आराम रहेगी। तो उम्मीद है आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक भाई, इसको देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक भाई, फटाफट से भाई नोट करते जाइए, बाद में ये नहीं कहना हमारा छूट गया, जो वीडियो रोक रोक कर देखना पड़ेगा आपको। चलिए हटाते हैं इसको। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है वह आप देख रहे होंगे, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 + ω² + 2ω, और इसकी पावर भी है 3n, माइनस में है 1 + ω प्लस का 2ω², और इसकी भी पावर है 3n। ठीक है, अब आपको इन प्रश्नों को हल करना है, इसका आंसर निकालना है। तो अगर देखें तो भाई बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, लेकिन बात समझिए। अब ओमेगा आया, ये जो टॉपिक हो गया ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, वहां से क्वेश्चन आया। अब ओमेगा कौन है? तो हम ओमेगा को बोलते हैं इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिट। तो अब हम लोग जरा इसकी बात करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये क्या चक्कर है इकाई का घनमूल। तो जब आपको चीजें पढ़ाई गई अथवा आपको रटाई गई तो उसमें आपको बताया गया कि भाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो आपको दिखा कि यार ठीक है ना, घनमूल ले लो, ओमेगा का मान 1 हो गया। लेकिन भाई ऐसा संभव नहीं। क्यों? अगर देखें तो पावर 3 का समीकरण है, अगर पावर 3 का समीकरण है तो ओमेगा के कम से कम 3 मान पॉसिबल है। तो आपको 3 के तीनों ही मान देखने हैं। जरा समझिएगा,
जब आप इसके 3 वैल्यू की बात करते हैं और इसको हम आगे हल करते हैं, क्योंकि क्लासरूम नहीं है, प्रैक्टिस क्लास है, तो पूरा सॉल्व करा के नहीं बता सकते आपको, इसीलिए थोड़ा सा डायरेक्ट बताएंगे। पहला पॉइंट आप देखते हैं तो ओमेगा क्यूब का मान 1 दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आप देखते हैं तो इसी से सॉल्व होकर आता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर में 0। ये सॉल्व होकर आता है, 2 चीजें। अब यहीं पर अगर बात की जाए कि भाई हमने तो कहा ओमेगा के 3 मान आएंगे, तो मास्टर साहब 3 मान भी लगे हैं तो बता दीजिए। देखिए, तो अगर आप 3 वैल्यू की बात करते हैं तो एक वैल्यू आती है 1, दूसरी वैल्यू आती है -1 प्लस √3i/2, इसके बाद अगली वैल्यू आती है -1 माइनस √3i/2। तो जब हम ओमेगा की बात करते हैं तो हमारे ओमेगा के ये 3 मान आते हैं। अब कौन सी वैल्यू कैसे इस्तेमाल होती है वो देखिए। जब 1 की बात करेंगे, 1 के लिए ओमेगा क्यूब इस्तेमाल होगा। जब आप इस सेक्शन की बात करेंगे तो इसके लिए ओमेगा रखा जाता है। जब आप इस सेक्शन की बात करेंगे, इस सेक्शन के लिए ओमेगा स्क्वायर रखा जाता है। याद करने के तरीके आपको बता दिए जाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे। अब प्रश्न आया ये कि भाई इसको तो हल करना है, तो हल करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका देखिए भैया। अब यहाँ पर आपको दिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो केवल इतने काम करते जाइए जिनसे आपकी जान पहचान है। अब जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखा, हम ढूंढने गए तो हमको दिखा ये रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप देखते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इसको भेज दें तो हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा कह सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? अच्छा ठीक है, तो भाई यहाँ हमने रखा माइनस ओमेगा और प्लस ये हो गया 2 ओमेगा पावर 3n। बात पूरी होगी माइनस। अगर आप दूसरे डब्बे में आ जाओगे, यहाँ पर दिखा 1 प्लस ओमेगा, तो भाई हालात तो सेम है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 प्लस ओमेगा को रोकेंगे, इनको भेज देंगे उधर। सेम लाइन सेम कॉन्सेप्ट, तो भाई यहाँ कर सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर और प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर आपको फिर से 3n दे देंगे। जरा समझिएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, तो अगर घटेगा तो भाई ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा की पावर 3n। फिर मैटर आ गया भाई माइनस लगा लो, यहाँ भी 2 में से 1 घटेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। अब आप इसे देख रहे होंगे कि ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो इसका रिजल्ट जो आउटपुट है वो हमेशा 1 होगा कि नहीं? तो भाई उठाकर ओमेगा क्यूब है 1 हो जाएगा। 1 की पावर देखा जाए तो 3n मल्टीपल ही तो है, तो अगर मल्टीपल है तो इस पूरे का जो रिजल्ट है 1 हो सकता है कि नहीं? सेम टू सेम ये भी 2 3 6 बनेगा, मतलब यहाँ भी ओमेगा की जो पावर है वो 3 का मल्टीपल है, तो हम उसका भी रिजल्ट 1 बोल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 1 माइनस 1 और आपका उत्तर हो गया 0, और आपका इसी के साथ सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ पाई होंगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग की प्रैक्टिस क्लास में हैं तो आपको हर चीज़ साइड में बताई जा रही है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो सीधा वो सेट सॉल्व होंगे, क्योंकि तब तक आप सब लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो भाई अब सवाल नंबर 2 के बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कहा गया कि एक सर्कल है 4x² प्लस 4y² प्लस का 2x माइनस का 5y प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब प्रश्न आपसे कह रहा है तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, और पॉइंट आपको दे दिया है 1,2। आपको निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब सबसे बड़ी समस्या कि इसको निकाला कैसे जाए, क्योंकि तरीके तो बहुत सारे होते हैं। अब तरीके दरअसल पहले प्रवणता निकालिए, समीकरण निकालिए, फिर स्पर्श रेखा निकालिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इतना मेहनत वाला काम नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, एक बात समझिए जरा। अगर हम कभी कह दें कि आपका कोई सर्कल s बराबर 0, हमने किसी सर्कल को s बराबर 0 से प्रेजेंट किया, अब हम कहते हैं कि इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई में सिंपली √s निकाल लेना है। अगर आपने कभी भी √s पता कर लिया तो आप समझ जाइए यही आपकी स्पर्श रेखा हो गई। अब √s इन द सेंस यहाँ पर है क्या, जैसे आपको पॉइंट दिया गया 1,2, आप उठाकर पॉइंट रख दीजिए। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही
आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ भी दो चीज़ें आती हैं समझने के लिए। कई बार क्या होता है, हमें जो दिखता है हम उसी को मान लेते हैं। जैसे कि आपको समीकरण दिखाई दिया ये, तो आपने कह दिया भाई यही वृत्त है, बात खत्म हो गई। परंतु बातें इस तरीके से नहीं चलती हैं। पहली चीज, आप जब भी कभी आइडियल इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको समीकरण दिखाया जाता है ax² प्लस by² 2hxy 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। ये कहा जाता है आपका समीकरण। अब इसमें भी जब हम सर्कल की बात करते हैं तो एक सर्कल का आइडियल इक्वेशन आता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ना तो x² के बगल में कोई है, ना तो y² के बगल में कोई है, मतलब इनके बगल में कोई भी नहीं होना चाहिए। अब जो समीकरण आपको दिया गया है, आप देखें तो उन दोनों के बगल में 4 है। इसका मतलब जो चीज़ आपको दी गई है अभी वो आइडियल नहीं है। आपको सबसे पहले इसको आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाई 4 ही तो फालतू है, तो क्या कर लेते हैं, पूरे में 4 का भाग दे देते हैं। तो अगर हम 4 का भाग देते हैं तो व्यवस्था बनकर आई x² प्लस y²। यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो नीचे 2 बचेगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो कुछ भी नहीं है कैंसिल होने के लिए, तो 5/4 हो गया। इसमें आपने 4 का भाग दिया तो 6 आ गया। अब जो बनकर आया ये है आपका एक वृत्त का आदर्श समीकरण, व्यापक समीकरण कि भाई वृत्त हमारा ऐसा है। तो आपको जो चीज हमने सिखाई, फिलहाल सिखाया क्या कि अगर समीकरण ऐसा है तो आप क्या करिए, रूट निकाल लीजिए पॉइंट्स रख के, जो भी मिलेगा वो डायरेक्ट आपको स्पर्श रेखा की लंबाई मिल जाएगी। तो भाई इसी में पॉइंट रखना है और फिर उसका रूट निकालना है। तो हमने क्या किया, लगा लिया रूट। अब पॉइंट रखते हैं, जरा देखा जाए 1, 2 आपका जो भी कोऑर्डिनेट दिया जाता है वो हमेशा से x, y के फॉर्मेट में ही होता है, देखिएगा। तो अब अगर x का मान देखें तो 1 है और y का मान देखें तो 2 है। तो भाई x का मान रखें तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, y का मान रखें 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। फिर आपने x का मान रखा बेटे, ये निकल के आ गया 1/2। फिर आपने y का मान रखा, जरा समझते जाइएगा, 5/4 था। अब यहाँ पर आपने y का मान 2 रखा है, तो देखेंगे तो 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हो गया 5/2। अब लास्ट में ये हो गया आपका 6। व्यवस्था पूरी हो गई। जरा समझिएगा, जो नॉर्मल है उनको जोड़ देते हैं, तो 6, 4 और 1 देखेंगे तो 6, 4, 10 और 1, 11। अब एक माइनस है, कैलकुलेट करने के लिए हमेशा सामान्य तरीकों का ही इस्तेमाल करें। जैसे अगर इसको देखें, फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, भिन्न वाली वैल्यू है, नीचे दोनों में 2 है, तो नो डाउट भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 में से 5 घटाइए, कितना आ गया 4। अब कैसा, माइनस का, तो भी कैसा, माइनस का 4/2। तो भाई इसको डायरेक्ट में 2 बोल सकते हैं कि नहीं, आपने रूट लगा के रखा हुआ है। 11 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 9। अगर 9 का वर्गमूल लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो गया 3, और हमारा प्रश्न पूरा हो गया। तो बस कभी भी वृत्त में स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए आपको दिमाग में ये रखना है कि कोई भी वृत्त दिया हो उसका आप अंडर रूट निकाल लीजिए पॉइंट के साथ में, तो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि आपको जो सर्कल दिया जाए कभी भी उसमें सीधा सीधा मान नहीं रखा जाता, वरना आप अपने प्रश्न को गलत कर देंगे। आप थोड़ा सा नोटिस करके ध्यान दीजिएगा, हम हटा रहे हैं इसको, पहले तो थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लें। अब यहीं पर आपको चीज़ बताते हैं, कई लोग होते हैं जो पेपर टाइम पर बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि उन्होंने सवाल देखा, भैया ने बताया था रूट लेना है, पॉइंट रखना है, तो बस उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, रूट लिया, पॉइंट रखा और कह दिया आंसर। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें पॉइंट रखते हम लोग तो x का मान 1 रखते भाई, तो 1 का स्क्वायर 1 आता, ये 4 रह गया, प्लस y का मान हम लोग 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 हो गया। फिर यहाँ पर 1 रखा तो 2 हो गया, फिर यहाँ पर y का मान 2 रखा तो ये 10 हो गया, और ये आपको 24 दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो 16 और 4 हो गया 20, 20 में से अगर 10 घटा देंगे तो बचेगा 10, उसके बाद 24 और 2 हो गया 26। आपने सॉल्व किया तो देखेंगे तो निकल कर आया 36। आप 36 का वर्गमूल लेते हैं तो आता है 6,
आप सभी के पास सीट है इस टाइम पे, आपने सीट में देखा होगा कि एक ऑप्शन 3 भी है और एक ऑप्शन 6 भी है। तो अगर आप बिना समझे चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई तो ऑप्शन मैच करेगा ही करेगा, और आप जल्दबाजी में टिक मार के आ जाएंगे कि हाँ भाई यही वाला करेक्ट है, जबकि ये 100% गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये वृत्त का एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है। जो हमारा सर्कल होता है उसका ये फॉर्मेट नहीं है। तो पहले सर्कल को उसके फॉर्मेट में लाएंगे, उसके बाद ही उसको आगे सॉल्व करेंगे, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर हो गई है कि डायरेक्ट नहीं रख सकते, वरना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम तो सही करके आए हैं, लेकिन वो वास्तविकता में आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सीट का प्रश्न संख्या 3 पूरा हुआ। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बताते हैं अगले को। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि मास्टर साहब की थोड़ा सा स्पीड तेज है, तो भाई कमेंट करके बोल दे, थोड़ा सा स्पीड में नियंत्रण कर लिया जाएगा। फिर ऐसा हो जाता है कि हमारी जो गति है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है प्रैक्टिस के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में ऐसा माना जाता है कि पढ़ने वालों को आता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक से। प्रश्न में कहा गया ax² है प्लस bx है प्लस c बराबर 0 है, एक द्विघात समीकरण है। कह रहा है एक मूल दूसरे का 4 गुना है। एक मूल जो है वो दूसरे का दिया गया है 4 गुना, और आपसे कहा गया है कि जरा भाई उनका रिलेशन बता दो। डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस में। एक ऑप्शन आपको दिया गया है 4b² इक्वल टू में 25ac, अगला ऑप्शन है b² इक्वल टू 4ac, अगला ऑप्शन है c² इक्वल टू ab, और लास्ट में दिया गया है नन ऑफ दीज, इनमें से दोनों नहीं भाई। देखो अब यहाँ पर कहा गया कि एक मूल दूसरे का 4 गुना है, तो इस चीज़ का अपन कैसे डील करेंगे? तो भाई नॉर्मल बात है, द्विघात समीकरण कक्षा 9 में सिखा दिया गया होगा, इनके दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं। तो 4 गुना है तो एक को अगर अल्फा मान लें तो नो डाउट अगला वाला 4 गुना कर दो, 4 गुना। अब यहाँ पर दो काम आते हैं, एक आता है योगफल और एक आता है गुणनफल। जब आप योगफल की बात करते हो तो कहा जाता है माइनस का b/a, जब आप गुणनफल की बात करते हो तो कहा जाता है c/a। जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 4 और 1 5, देखो 4 और 1 क्या हो गया 5, ये हमने जोड़ लिया, तो भाई 5 अल्फा बराबर हो गया माइनस का b/a। आप समझ सकते हैं कि आप अल्फा का मान यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आप अल्फा का मान यहाँ से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं माइनस का b/5a बोल सकते हैं कि ध्यान से देखें, पड़ोस को यहाँ पर उठा के मान रखते हैं। जवाब रखते हैं तो फिलहाल तो 4 अल्फा² बराबर c/a। अल्फा का मान हमने रखा माइनस का b/5 रखेंगे, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 4 इंटू में इसका स्क्वायर हुआ b², 5 का स्क्वायर हुआ 25, a का स्क्वायर हुआ a², और माइनस का स्क्वायर हो गया वो खत्म हो गया, बराबर में चल रहा है c/a। ध्यान से देखेंगे, एक a से a कटेगा, यहाँ पर बचा 25a, 25a यहाँ पर जाएगा तो 25ac बनेगा, यहाँ पर जो बचा, यहाँ पर बचा 4b² और सामने हो गया 25ac। देखिए कोई है जो मैच कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि पहला ऑप्शन मैच कर रहा है और आपका जो प्रश्न है वो पूरा हो गया। तो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। एक समीकरण से मान निकालो, दूसरे में रखो, काम खत्म। तो मैटर क्लियर। आते हैं अब अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं जरा इसके बाद बताओ। चलिए अब जैसे प्रश्न संख्या 5 है तो 5 को थोड़ा सा होल्ड करते हैं समय को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि टाइम मिल जाती है कई बार। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा नंबर्स बढ़ाते हैं क्लास के, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि एक क्लास में पूरे 25 क्वेश्चन हम करा पाएंगे। आपको कम से कम 2 क्लासेस करनी पड़ेगी एक सेट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डिटेल में थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो देखिए बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स में भी आपको देके रखा है मॉड। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लॉग एक्स में भी आपको मॉड देके रखा हुआ है। अब यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं कि भाई क्वेश्चन को किया कैसे जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को मॉड की वजह से डर बहुत लगता है। तो जब हम लोग मॉड वाले क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान देनी होती है। इसमें से पहला पॉइंट आता है कि हम लोग लिमिट को कैसे ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू ब्रेक लिमिट। दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग इसमें सिंबल कैसे डिसाइड करते हैं, कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। मुसीबत इन्हीं दोनों चीज़ों की, आपको लिमिट ब्रेक करनी है और सिंबल डिसाइड करना है। तो लिमिट ब्रेक करने का नियम क्या होता है, जो भी वैल्यू मॉड के अंदर आपको दी जाती है, आप उस वैल्यू को 0 के बराबर करके देख लेते हैं कि भाई आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या है। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो सुनाई दे रहा होगा कि 0 के बराबर करके देख लेते हैं। ठीक भाई, तो जब आपने 0 के बराबर किया होगा तो ध्यान से देखिए भाई, आप log x को बराबर करोगे 0 के, तो कहीं ना कहीं आपको x की वैल्यू 1 मिली कि नहीं मिली। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 मिला तो करें क्या। जो भी वैल्यू आपको मिलती है आपको ये देखना होता है कि क्या वो वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में है। अगर आने वाली वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में है तो फिर लिमिट ब्रेक होगी। अगर ऐसा नहीं है तो लिमिट किसी भी कंडीशन पर ब्रेक नहीं हो सकती है। नियम समझ लीजिए, आप रट के आते हैं चीज़ों को कि भाई मॉड वाला क्वेश्चन आएगा तो लिमिट ब्रेक होगी, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, या फिर पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। आपके मास्टर साहब आपको रटा देते हैं, ऐसा भाई कुछ भी नहीं होता है। बात समझ लीजिएगा, एक एग्जांपल समझिए। हमने एक क्वेश्चन लिया, हमने कहा 0 से 1 मॉड ऑफ x dx। अब यहाँ पर आपको मॉड दिखाई दिया, कई लोगों के विचार से यहाँ पे लिमिट ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन ध्यान से देखें, अगर आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0, और जो x की वैल्यू निकल कर आई वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में नहीं है। तो अगर ये वैल्यू लोअर और अपर के बीच में नहीं है, दैट मीन्स इसमें लिमिट ब्रेक नहीं होगी। तो ये आपको बेहद ध्यान देना होगा कि लिमिट कब ब्रेक होगी और कब ब्रेक नहीं होगी। तो भाई आते हैं प्रश्न पे, बैक टू क्वेश्चन। यहाँ पर x की वैल्यू 1 आई और आप देखेंगे तो 1 है, तो 1/e और e के बीच में है, तो इसका मतलब है कि इसमें लिमिट ब्रेक होगी। तो भाई ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिमिट चलेगी 1/e से 1 और फिर चलेगी 1 से e। तो हमारा पहला वाला टारगेट जो है वो पूरा हो गया। अब व्यवस्था आती है सेकंड कि भाई अपन लोग सिंबल कैसे डिसाइड करने वाले हैं। तो सिंबल डिसाइड करने का सिस्टम क्या होता है देखिएगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। सिंबल डिसाइड करने के लिए जो भी आपकी लिमिट्स दी गई है लोअर और अपर, आपको इन्हीं खांचों में इन्हीं जगह पर चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि भाई कैसा है। अब एक बात समझिए, फंक्शन तो log x था, अगर आप 1 रखने जाते हो तो 1 को बना देगा 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो अब जब 0 उसने बनाया तो जरा समझिए 0 तो डिसाइड करेगा ही, सिंबल कैसा, तो मजबूरी क्या आ गई, नीचे की पार्टी से डिसाइड करो। तो जैसे ही आप यहाँ रखकर देखेंगे तो आपने x का मान रखा 1/e, जरा समझते जाइएगा। तो क्या इसको हम लोग e इनवर्स बोल सकते हैं, उल्टा करके। log की प्रॉपर्टी है -1 बाहर आएगा तो -1 log e हो गया भाई। अब आपको ये भी रटा होता है कि log e की वैल्यू 1 होती है। जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि 1 क्यों होती है, ठीक है। अभी इसके लिए समय थोड़ा बहुत लगने वाला है। तो भाई अब यहाँ पर डिसाइड हो गया कि ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या, नेगेटिव। मतलब इस वाले सेक्शन में जो हमारा फंक्शन है वो एज ए नेगेटिव फंक्शन वर्क करने वाला है। तो भाई यहाँ पर क्या कर लेंगे, -1 log x dx प्लस अगले फंक्शन पे आते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर नेगेटिव आया है, अब यहाँ पर हमें देखना है। तो एक विशेष बात पे कभी भी रट के मत जाना कि माइनस बदला वाला प्लस ही होगा, बिल्कुल मत रखना कोई चीज़। हम चीज़ को सॉल्व करने की दिमाग बनाएगा। तो ई रख के देखेंगे, सेम टू 1 और ई रखना, 1 रखेंगे तो log 1 का मान 0 होगा, ई रखेंगे भाई तो log e का मान 1 हो जाएगा, मतलब प्लस आ गया। तो कुल मिलाकर इस वाले सेक्शन के लिए आपका फंक्शन प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर होगी बढ़िया तरीके से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब हम आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं तो हम कुछ बातें पढ़ा देते हैं भाई, ये चीज़ें याद रखना।
आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, ये क्या होता है? तो हमारे कई बच्चों को रट गया होगा अब तक, क्योंकि उनको हमने बहुत पढ़ाया है ये चीज़ें कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स मतलब एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, इसका रिजल्ट ये आता है। तो आपको मेहनत नहीं करनी, आपको उठाना है, सीधा मान रखना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना आपने। अब दूसरी चीज़, सॉल्व करने में ये जो माइनस आ जाता है ये बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं तो गलतियाँ बहुत होती हैं। तो भाई हमने क्या किया, माइनस को निकाल लिया बाहर। इसका जो आंसर है वो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स है। यहाँ पर आया तो 1/e से 1 जाना है, प्लस यहाँ पर भी सॉल्व करने पर x log x माइनस एक्स है। यहाँ भी आपको जाना कहाँ है, 1 से e। बारी बारी से लिमिट रखेंगे, चूँकि आप जानते हैं छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है। पारिवारिक समस्याएं हैं कि जब भी शादी ब्याह की बात होती है तो पहले शादी होती है बड़े वाले की, बाद में होती है छोटे वाले की। तो पहले बड़े वाले से निपट लें। तो अगर आप 1 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 1 0 बना दिया, फिर आया 0 माइनस 1, एक काम होगा, नेगेटिव लगाते हैं। अब इसको रखेंगे 1/e को। तो जब 1/e रखेंगे तो जगह खत्म होगी, थोड़ा खाली करना साइड में। देखिएगा 1/e रखेंगे तो भाई ये 1/e हुआ, log 1/e का मान अभी आप -1 देख चुके हैं, और फिर ये आ गया आपका यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 1/e। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 1/e, माइनस का 1/e, तो फिर ये आ जाएगा माइनस का 2/e। बोलो कितनी बात क्लियर हो गई? ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जरा बराबर, यहाँ पे e रखेंगे तो भाई ये तो e हो गया, ये तो ऑलरेडी e1 होता है, ये व्यवस्था आ गई e, यहाँ पर देखा जाए तो -e। अब आगे आते हैं, 1 रखना है भाई, इसका मान 0 होता है और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। अब देखिए भाई -1 ये प्लस हो गया तो 1 + 2/e बनेगा, लेकिन ये माइनस है बाहर, फिर इसको सिंबल को इन्वर्ट करेगा। अब देखिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये -1 था, ये इसको प्लस कर देगा, ये माइनस, ठीक, ओके। अब यहाँ पर आए, ये सेक्शन आपका 0 हो गया और ये माइनस है, ये माइनस है, ये हो गया आपका प्लस में और ये हो गया 1। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 - 2/e, 2 - 2/e। आप 2 कॉमन ले लेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, आप ऑप्शन नंबर सेकंड में टिक मार सकते हैं। तो आई होप मैटर क्लियर हो गया। मॉड और इंटीजर, केवल आपको 2 बातें ध्यान देनी होती है, लिमिट ब्रेक करना और सिंबल डिसाइड करना। धीमे धीमे आपको चीज़ें और आती जाएंगी। ओके भाई, चलिए तो 6 नंबर हो गया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जैसे कि 7 नंबर है, कहा गया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई। अब ये क्वेश्चन कहा गया कि भाई इसका आंसर निकालना है। तो भाई बड़े ही विचित्र तरीके हैं, ऑप्शन देखे जाए अगर तो भाई 0 है, 1/2 है, √3/2 है और ये 1/√2 है। देखिए भाई अब इनको सॉल्व कराएं तो भाई फिर से आता है कि यार बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे कराएंगे? तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे कराएंगे ये मैटर नहीं है, आप पेपर में कैसे करेंगे ये मैटर है। इतने बड़े क्वेश्चन कभी भी हमें नहीं लगता हल करने चाहिए। अब हल करने हैं तो हम आपसे बोलेंगे भाई इसको ट्रांसफर करो, पाई माइनस में जाएगा, फिर उसका फॉर्मूला ओपन करो, फिर इधर लेकर आओ, तो दुनिया का नाटक। बहुत ही सिंपल तरीके से आप काम करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे अब इधर पाई है, आप समझते हैं कि पाई लगभग 180 डिग्री बनाता है, तो आप कितना मेंटेन करना है, कौन है जो मिलकर 180 बना सकता है, आप बस उसके पीछे पड़ जाओ, 180 कौन बनाएगा, आपका क्वेश्चन वही पूरा हो जाएगा। जरा ध्यान से देखें, 0 डिग्री अगर रखें, साइन 0 कब आता है, 0 पर या फिर 180 पर, 2 वैल्यू 0 पर या तो 180 पर। कॉस में 0 कब आता है, 90 पर। अब मुसीबत हो गई कि 0 में 90 जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, 180 में 90 जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। इसका मतलब जो 0 है वो 100% गलत है। अब आ जाते हैं 1/2 पर। अगर आपने 1/2 रखा, समझते जाइएगा, कॉस सेकंड में जा ही नहीं सकता,
उसकी मजबूरी है, क्योंकि सेकंड में ये नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे सेकंड में केवल साइन और उसके साथ वाला ही पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस को मजबूरी में फर्स्ट में ही रखना है, जबकि साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में घूम सकता है जबकि। अब जरा समझिएगा, अगर हम 1/2 रखते हैं तो देखेंगे कॉस में 1/2 जो है वो आता है 60 डिग्री पर। जब आप साइन में 1/2 की बात करोगे तो एक वैल्यू आती है 30 पर साइन 30 को मान और दूसरी वैल्यू आती है 150। अब आप 30 में 60 जोड़ोगे तब भी 180 नहीं आएगा, 150 में 60 जोड़ोगे तब भी 180 नहीं आएगा। इसका मतलब 1/2 भी गलत हो गया। जरा आ जाते हैं √3/2 में। तो अगर आप √3/2 रखते हैं तो फिर से कॉस में √3/2 कब आता है 30 डिग्री पर। यहाँ पे √3/2 की बात करेंगे या तो 60 डिग्री मेंटेन करेगा या फिर 120 डिग्री मेंटेन करेगा। भाई 60 में 30 जोड़ोगे तब भी 180 नहीं, 120 में 30 जोड़ोगे तब भी 180 नहीं। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आगे आप समझदार हैं, इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन आए थे, 3 आप काट चुके हैं, तो चौथा अपने आप से है। और आप चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे? 1/2 45 डिग्री, 1/√2 45 पे होगा या फिर 135 पे होगा। 45 इससे सेट नहीं होगा, लेकिन 135 एडजस्ट है, तो इसीलिए हम इसका टिक मार देंगे 1/√2 और ये प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। तो कई प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको हम लोग हल ही नहीं करना चाहते, उन प्रश्न को हम लोग ऑप्शन की हेल्प से बड़ी आसानी से कर देते हैं। अब एक जरा विशेष सूचना सुन लें। 20 अप्रैल 2020 देखिएगा जरा आंकड़ा कितना अच्छा है, 20 3 सारे 3 20 हो गए। आप समझिएगा इस डेट को, जो हमारी मॉर्निंग टाइमिंग है 8 से 9, इस टाइम पर हम लोग लाइव पेड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लाइव चलेगा और ये जो क्लासेस होंगी आपकी ये पेड होंगी और बैच होगा एसएससी में अर्थमेटिक का, जिसमें हम केवल अर्थमेटिक की बात करेंगे। मतलब जो भी बच्चा स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करता है वो भी जुड़ सकता है यहाँ पर, अगर कोई वाइवो की तैयारी करता है वो भी इसमें आकर जुड़ सकता है। अब इसके लिए फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको जाना होगा हमारे फेसबुक पेज @कुशवाहा पर। आप उसको फॉलो करिए और हमारी जो भी रिसेंट अपडेट या जो भी जानकारी है वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। 20 अप्रैल 2020 को हमारे लाइव पेड क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसकी टाइमिंग 8 से 9 है। एसएससी में अर्थमेटिक का क्लास चलेगा उस टाइम पर, तो आप सभी आमंत्रित हैं जो भी पढ़ना चाहे। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने फिलहाल इतना क्वेश्चन कर लिए।